इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7 विषय हिंदी कविता है एक शाम किसान, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कविता में एक शाम को एक किसान के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। तो जो कवि ने अलग अलग प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय रूप देने की चेष्टा की है, तो उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को और इसके भावार्थ को और करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ये कविता का भावार्थ भी देख लेते हैं और एक कविता को एक बार पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। काश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो ये बच्चों कविता ये थी। इस कविता में जो एक शाम किसान जो है, इसके बारे में पूरा भावार्थ अब हम जानेंगे। कविता का अर्थ जो ऊपर कवि कहना चाहता है उसको हम समझाएंगे। तो इस कविता के जो कवि हैं वह हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। यानी कि जो पहाड़ है वो कैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई किसान बैठा हो। कौन? पहाड़। और दिखाई कैसे दे रहा है? जैसे किसान बैठा हो, है ना। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। साफे मतलब पता है बच्चों? साफे के मतलब जो किसान एक कपड़ा होता है सफेद रंग का अधिकतर, उसको अपने सर पर बांध लेते हैं, करीबन नहीं तो 1 मीटर लंबा, उसे साफा बोलते हैं। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी के समान। तो पलास बच्चों ये पेड़ होता है, एक पलास, इसके फूल होते हैं। तो उसके बारे में बात चल रही है। पलास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। समझाए बच्चों? जो क्षितिज पर घना होता अंधकार है ना, क्षितिज मतलब किसे कहते हैं? मतलब अगर आप कहीं खड़े हो तो जहां पर आसमान और पृथ्वी जहां पर आपको आपस में मिलते हुए दिखाई दें, तो वो स्थान क्षितिज है। या अंतरिक्ष को भी क्षितिज बोलते हैं, आकाश को भी क्षितिज बोल देते हैं। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा। यानी कि जब अंधेरा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी भेड़ें एक साथ बैठ गई हों। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज, जब सूरज डूबता है तो किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का ना। तो और जब चिलम सुलगती है तो वही भी लाल रंग की हो जाती है ना। हाँ, उसी से उसकी तुलना की गई है। तो सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। आपने देखा होगा जब सुबह होती है और जब शाम ढलती है, दोनों ही समय एक शांति, एक अलग सी शांति छा जाती है ना। एक बिल्कुल शोर होना बंद हो जाता है। अचानक मोर बोल उठता है। मोर की आवाज आपने सुनी होगी। तो अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। तो मोर की आवाज थोड़ी इसी तरह से होती है, बड़ी जोर से आवाज लगाता है वो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है, चिलम उलट जाती है। यानी क्या होता है, जब मोर बोलने लगते हैं धीरे धीरे, जब शाम ढलती है तो सूरज डूब जाता है। और जब ये जो दृश्य है ये घटना में बदल जाता है, चिलम उलट जाती है, यानी कि सूरज डूब जाता है। आग बुझ जाती है, यानी कि सूरज डूब चुका है। धुआं उठने लगता है,
सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। तो ये कवि ने पूरी कल्पना की है। ये एक शाम की, एक किसान के रूप में दिखाया, एक गांव का एक प्राकृतिक दृश्य को कवि ने अपनी कल्पना में पिरो के प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, हमने इस कविता का पढ़ा और इसका भावार्थ भी समझा। आइए चलिए पढ़ लेते हैं। इस कविता के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न और करवाते हैं आपको उनके उत्तर। आइए प्रश्न देख लेते हैं। कविता से जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। रूपक का मतलब क्या बच्चों? इसका एक रूप बनाया गया है, मतलब किसी से तुलना की गई है। शाम, किसान को शाम के दृश्य के रूप में दिखाया गया है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। उपमा मतलब किसी के जैसी कोई चीज। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर देखिए। चलिए, कुछ इन्होंने बता दिए, कुछ हम आपको बता देते हैं जो इन्होंने पूछी हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे, दूसरी एक रूपता होगी चिलम सूरज जैसी। तो सूरज जब ढल रहा था, लाल रंग का हो गया था, तो चिलम भी कैसी थी? इसने यहाँ एक रूपता दिखाई है। उपमा, यहाँ पर उपमा, इसे उपमा कहते हैं। ठीक है। चौथी एक रूपता देख लो बच्चों, पलाश के जंगल की अंगीठी। तो पलाश के जो फूल होते हैं ना, वो लाल रंग के होते हैं। जब वो जमीन पर गिर जाते हैं, तो जब अंगीठी आपने देखा होगा, जब पूरी तरह से सुलग जाती है तो उसके जो कोयले हैं धधकते हैं, तो वो लाल रंग के हो जाते हैं। तो एक रूपता ये हो गई है, एक जैसी, मतलब उसकी तुलना अंगीठी से की गई है। पांचवी एक रूपता बताई गई है कविता में, अंधकार भेड़ों का गल्ला। यानी अंधकार कैसा लग रहा है? भेड़ों का गल्ला मतलब भेड़ों का झुंड। ठीक है। तो यह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। तो उत्तर होगा, शाम कब से शुरू हुई? तो उत्तर होगा, सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ ही संध्या शुरू होने लगती है। यानी जब जो सूरज है, जो पूरब से घूमकर पश्चिम की तरफ आ जाता है, तो समझ में आ जाता है कि अब शाम हो चुकी है। अगला प्रश्न जो खा है उसे देख लेते हैं। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तो उत्तर होगा, शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। अर्थात जब शाम हो जाती है, जब हमें लगता है भाई शाम हो गई है, अब सूरज ढलने ही वाला है, लेकिन उस सूरज को पूरी तरह ढलने में 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। अगला प्रश्न हैगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो आपने तो ये देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि आसमान में लालिमा छा गई। क्या होता है जब सूरज ढलने वाला होता है, तो पूरा आसमान आपने देखा होगा लाल रंग का हो जाता है। नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक गई हैं, है ना। हर तरफ अलग अलग बैंगनी और नारंगी रंग भी आसमान में दिखाई देने लग जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो हमने लगभग सभी जो पक्षी हैं उनकी आवाज़ें सुनी हैं, तो देख लेते हैं। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस। इनकी आवाज़ों से हमें ऐसा क्या हम बता सकते हैं कि हमें कैसा महसूस होता है? तो कबूतर जब वो गुटर गूं करता है तो ऐसा लगता है दाना डाल दो, दाना डाल दो, है ना। कौवा कौवा कहता है, जब हम कहते हैं जब कौवा काँ काँ करता है, तो हम बोलते नहीं है भाई कोई आने वाला है हमारे घर पर, इसीलिए हमारी छत पर कौवा बोल रहा है। तो कौवे से लगा दिया हमने, कोई आने वाला है। मैना मैना जब बोलती है तो ऐसा लगता है हरियाली छा गई हो। तोता बोलता है, तो जब उसकी आवाज़ सुनोगे तो तुम देखोगे ऐसा लग रहा है तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। चील बोलती है तो क्या लगता है जैसे बच के कहाँ जाएगा, है ना। हंस बोलता है तो क्या लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। चलिए कविता से आगे के भी कुछ प्रश्न, इनको भी देख लेते हैं।
इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? चलिए उत्तर देख लेते हैं। इस कविता को चित्रित करने के लिए लाल, क्योंकि लालिमा छाई हुई है आसमान में, पीला, नीला, आसमानी, भूरा, सफ़ेद, हरे रंग, नारंगी और काले रंगों का प्रयोग करना होगा। क्योंकि उसने क्या दिखाया था कि पूर्व की तरफ क्या होता है, काले भेड़ों का गल्ला है, तो वहाँ पर भी काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं हम। प्रश्न अगला देख लेते हैं। शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी क्या करते हैं शाम के समय, खिलाड़ी क्या करते हैं, फल वाले क्या करते हैं, हमारी माँ क्या करती हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं और बच्चे क्या करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को इनका उत्तर पता ही है, फिर भी हम एक बार आपको जो हमारे उत्तर हैं एक बार उनको पढ़ लेते हैं। तो पक्षी क्या करते हैं बताइए, थोड़ा आप भी बताइए। चलिए देख लेते हैं। पक्षी क्या करते हैं, चहचहाते हुए अपने घरों की ओर जाते हैं। आपने देखा होगा शाम होते ही पक्षी कहाँ चले जाते हैं, अपने घोंसलों के अंदर। खिलाड़ी क्या करते हैं, अपना खेल समाप्त होने पर आराम करते हैं, भाई शाम हो गई है चलो अब रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। फल वाले क्या करते हैं, जब शाम हो जाती है रात होने लगती है, जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु कीमत कम कर देते हैं ना। हमने देखा होगा पहले कुछ अलग वो कीमत पर बेच रहा था सामान को, जैसी रात ढलने लगती है तो वो सोचता है जो मेरे पास बचे हैं इनको भी मैं कम कीमत में बेच देता हूँ, तो वो कीमत कम कर देते हैं शाम को। माँ क्या करती है, माँ देखो शाम होती क्या करने लग जाती है, रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, शाम का आनंद लेते हैं, है ना। हवा चल रही हो तो थोड़ा थोड़ा हिलते हैं, नहीं तो शांत खड़े हो जाते हैं। पिताजी क्या करते हैं, काम करके घर आ जाते हैं। और किसान क्या करते हैं, शाम को खेतों के काम निपटाकर घर की ओर चल देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, शाम होते ही सोचते हो चलो भाई खेलते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हो गली में, मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में, चलो भाई थोड़ा सा कोई खेल खेलते हैं, है ना, अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला देख लेते हैं। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवीटी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। चलिए इसमें अंतर क्या लगा देख लेते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है। संध्या का झुटपुट मतलब संध्या होने लगी, बांसों का झुरमुट मतलब बांस जो इकट्ठे होते हैं उनको झुरमुट बोल देते हैं उनको। जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में क्या हुआ है, शाम एक किसान में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। चलिए अगले कुछ प्रश्न अनुमान और कल्पना से। वैसे बच्चों ये अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न आपको खुद करने चाहिए, ठीक है। भाषा की बात को हम देख लेते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए, ठीक है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा, मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में आपने एक चीज देखी होगी, सब में सा या सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। तो उत्तर देखेंगे, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भ में करेंगे, प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। औंधी, दहक, सिमटा। तो औंधी, औंधी का मतलब क्या होता है, उत्तर देख लेते हैं। इसका पहला है, औंधी लेटकर हम अनेक व्यायाम कर सकते हैं। औंधी मतलब उल्टा, औंधा घड़ा कभी नहीं भर सकता, यानी उल्टा घड़ा रख दो तो वो कभी नहीं भर सकता। दहक मतलब क्या होता है, भट्टी में कोयला दहक रहा है, मतलब दहक का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, माँ गुस्से से दहक रही थी, ठीक है। यहाँ पर अब सिमटा जो शब्द हैं इनके अलग अलग अर्थ देख लेते हैं। बच्चा माँ की गोद में सिमटा था और सर्दी में लोग जगह जगह सिमट कर बैठे थे, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर हमारा ये जो कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये समाप्त होती है, और अगले ही वीडियो में हम अगले पार्ट को लेके फिर से हाजिर होंगे। तो देखते रहिए आप इन वीडियोस को और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए,
और अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब पढ़िए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। थैंक यू।